नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फेल होते हुए नजर आते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ गई हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोरोना अब सामाजिक तौर पर फैल चुका है। इसका मतलब ये है कि वो कहां से कहां फैल रहा है, इसका कोई ट्रेस नहीं है, इसको पता नहीं लगाया जा सकता, जिसको हम सामाजिक संक्रमण कहते हैं। यानी वो फैलता रहता है और लोगों को पता नहीं चलता कि वो कहां से कैसे फैल रहा है। आखिर ये क्यों हुआ? आपको याद है 24 मार्च को जब मोदी जी लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा था? मेरे पास कुछ नोट्स हैं उसी दिन के और मैं चाहूँगा कि उसको आपके सामने रख दूं एक बार। लॉकडाउन की घोषणा करते समय मोदी जी ने कहा था कि 21 दिनों में स्थिति को नहीं संभाला गया तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। कई परिवार खत्म हो जाएंगे। ये वायरस जंगल की आग की तरह फैलता है। जान है तो जहान है। यानी एक तरह से मोदी जी ने घोषणा कर दी थी कि 21 दिनों में वो कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से रोक देंगे, उस पर काबू पा लेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। इसके बाद 14 अप्रैल को फिर मोदी जी आए और उन्होंने घोषणा की कि अगले 20 दिनों के लिए और जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा रहा है। बढ़ा दिया गया। तो वहाँ से हम अप्रैल से मई तक पहुँचे और फिर पूरी मई में 4 लॉकडाउन की घोषणा की गई और अब जून में आज से कुछ और ढील की घोषणा की गई है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे प्रतिबंध जो हैं अभी भी लागू रहेंगे। आखिर क्यों फेल हुए मोदी जी? दरअसल फेल होने के जो बड़े कारणों में से एक जो हमें आज दिखाई दे रहा है वो ये कि मोदी जी ने शायद स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इस बीमारी के बारे में कोई राय नहीं ली थी। और जैसे कि अब तक कहा जाता है, माना जाता है कि मोदी जी खुद फैसला करते हैं। ये अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन जितने फैसले उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल तक की सहमति से नहीं किए, खुद फैसले किए, उनका असर हम आज भी देख रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी की और देश विकास के मामले में पिछड़ता चला गया। हमारे जो छोटे उद्योग हैं वो तहस नहस होने लगे और वो सिलसिला अब भी जारी है। उसके बाद जीएसटी लेकर आए, पता नहीं कौन से उनके सलाहकार थे, उसमें भी असफल रहे। और जब मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई तब स्वास्थ्य अधिकारियों की राय ली गई या उनकी सहमति से कोई नीति बनाई गई, ऐसा नहीं लगता। मोदी जी ने मान लिया था कि बस लोग घर में बंद हो जाएंगे और उसके बाद कोरोना अपने आप बाहर चला जाएगा। और अब स्थिति ये है कि कई संस्थाएं और कई संगठन ये खुलकर घोषणा कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण और तेज़ी से बढ़ेगा। ये बहुत खतरनाक भी नहीं है और इसलिए संक्रमण बढ़ने से आपको या हमको चिंतित होने की ज़रूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, बेंगलुरु में है। इसके न्यूरो वायरोलॉजी के हेड डॉक्टर वी रवि, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में बताया कि दिसंबर तक करीब आधी आबादी, देश की आधी आबादी जो है वो कोरोना से संक्रमित हो सकती है, उसके होने के पूरे चांसेज हैं। और अब जब मान लिया गया है कि सामाजिक संक्रमण हो रहा है तो इनकी बातों में सच्चाई भी नज़र आती है। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों के लिए संक्रमण कम हो जाए, फिर बढ़ेगा, फिर आगे भी जा सकता है। आधी आबादी के संक्रमित होने का मतलब है करीब करीब 70 करोड़ लोग जो हैं वो संक्रमण से गुजरेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं कि चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 80% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, यानी कोई लक्षण नहीं होगा, उनको संक्रमण होगा और वो ठीक भी हो जाएंगे। 20% लोगों के लिए में लक्षण होंगे, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उसमें से भी कोई 15% तक जो हैं वो घर में रहकर मामूली जो दवाइयाँ हैं, बुखार की दवाइयाँ हैं, उनको लेकर के वो भी ठीक हो जाएंगे। 5% लोगों को अस्पतालों में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर हम 5% भी मान लें तो 70 करोड़ का 5% कितना हुआ, आप ये सोच लें। और ये
सिर्फ वी रवि ही नहीं कह रहे हैं। अमेरिका में एक रिसर्च के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि दिसंबर तक भारत में 40 से 50 करोड़ लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर संक्रमण होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि संक्रमण कोई खतरा नहीं है अगर उसका कोई लक्षण ही नहीं है। अगर आपको पता भी नहीं चलता और आप उस संक्रमण से ठीक हो जाते हैं तो नुकसान क्या है? एक है नुकसान, वो ये है कि जिन लोगों में सिम्टम नहीं होते यानी लक्षण नहीं होते, जिनको एसिम्टोमेटिक कहा जाता है, वो और भी ज़्यादा लोगों में संक्रमण फैलाते हैं। और जब वो संक्रमण फैलाते हैं तो दो तरह के लोग खतरे में आते हैं। एक वो जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनको डायबिटीज़ हो, दिल की बीमारी हो, उसके अलावा सांस की बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, वो खतरे में आ जाते हैं। उसके बाद जिनकी उम्र ज़्यादा है, आमतौर पर 75 साल 70-75 साल से ऊपर, और उनमें भी वो लोग जो उम्र के साथ साथ कोई और बीमारी है, वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं। तो इसलिए बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी का जो ये दावा था कि ऐसा जो उन्होंने भाषण में 24 मार्च के भाषण में कहा था कि बस 21 दिन में हम इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर 14 अप्रैल को आए, फिर पूरा अप्रैल मांग लिया, 3 मई तक मांग लिया, लोगों ने दे भी दिया, घरों में बंद रहे, और इसी बीच देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है वो आप देख रहे हैं। करोड़ों मजदूर संकट में आ गए। भारत में अनुमान यह है कि करीब करीब 40 करोड़ लोग जो हैं, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 40 करोड़ उनके परिवार को मिलाकर ये कहें तो वो संकट में आ गए हैं। संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि सरकार इस समय आंकड़े जारी नहीं कर रही है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं, जो महामारी विशेषज्ञ हैं, वो शुरू से ही कह रहे थे कि भारत को जिस तरह की हमारी आबादी है, जितना हम घनी आबादी में रहते हैं, उसके हिसाब से यूरोप या अमेरिका के मॉडल पे नहीं चलना चाहिए, और अगर संक्रमण होता है तो होने दो, अस्पतालों में तैयारी होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कोरोना तो 2019 के दिसंबर से ही फैल रहा था, चीन के वुहान में संकट मचा हुआ था, जनवरी आते आते वो यूरोप में दाखिल होने लगा। लेकिन भारत की सरकार ने इस पर कोई चिंता नहीं की। भारत में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि सरकार बहुत चिंतित है। हुआ तो ये कि मोदी जी नमस्ते ट्रंप का आयोजन करके और भारत में ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। उसके पहले वो दिल्ली के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में व्यस्त थे, और उसके बाद यानी नमस्ते ट्रंप के बाद वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त हो गए, और इसलिए उनका ध्यान कोरोना की तरफ नहीं गया। 24 मार्च को जब उन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब हमारे देश में कुछ 536 केस थे, यानी कोरोना से संक्रमित लोग थे, और आज की तारीख में हम संक्रमितों की संख्या जो है वो करीब 1,80,000 2 लाख को टच करने को है। और इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि खुद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि 80% लोग एसिम्टोमेटिक हैं। यानी अगर हम मान लें कि ये जो 1,80,000 या 2 लाख संक्रमित हो चुके हैं, तो कम से कम 7.5-8 लाख लोग और भी संक्रमित हो चुके हैं। 80% के हिसाब से अगर देख लें, ICMR के आंकड़ों को अगर देख लें, तो ये बात बहुत साबित होती है, बहुत साफ तौर पे साबित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण को समझने में और उसके लिए कदम उठाने में सफल नहीं रहे। और दुख की बात यह है कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी आज भी केंद्र सरकार या राज्यों की सरकार जो है केवल कोरोना को रोकने, ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई है, जो कि संभव नहीं है। जो किया जाना चाहिए था वो अब भी नहीं हो रहा है, और मैं ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। जो होना चाहिए कि अगर अगले कुछ महीनों में, अगले 6-7 महीनों में या 8 महीनों में कोई 50 करोड़ या 70 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं, उसका 5% भी अगर हम मान लें उनको हॉस्पिटल में लाने की ज़रूरत होती है, तो हॉस्पिटल में उसकी व्यवस्था हो गई है क्या? सरकारें कहती है कि हमने इतने बेड बना दिए,
बेड बनाने से क्या हुआ? कोरोना के जो मरीज हैं वो अस्पताल में जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है। कितने बेड के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया? सरकार कहती है कि वेंटिलेटर्स खरीदे जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स तो असल में बहुत कम ज़रूरत होती है। वेंटिलेटर तो आखिरी उपाय है, और जो वेंटिलेटर पे मरीज जाते हैं उसमें भारत में जो रिकॉर्ड है 25-30% ही बच पाते हैं, 70% तो बच भी नहीं पाते। तो वेंटिलेटर की बहुत कम ज़रूरत है। ऑक्सीजन मास्क जो अस्पतालों में लगाया जाता है उसकी ज़रूरत थी, पर उसका इंतज़ाम नहीं हुआ। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको जो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत थी वो नहीं हुआ, वो अपने अनुभवों से सीख रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल आज भी ठप है, जिनमें बहुत सारे मरीजों का इलाज होता था। बहुत सारे लोग सक्षम हैं कि वो पैसा देकर अपना इलाज करा सकें। उन लोगों के सामने इलाज का संकट है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों पे अभी भी इस तरह की बंदिश है, और वहाँ एक मानसिकता बना दी गई है कि डॉक्टर खुद ही डर रहे हैं। और ये डर का की जो मानसिकता है उसको बनाने का काम खुद मोदी जी ने किया। दरअसल जब 24 मार्च को वो घोषणा कर रहे थे तो उनकी पूरे घोषणा को देख लीजिए दोबारे से। वो लोगों के मन में डर फैलाने की कोशिश कर रहे थे और पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि गांव-गांव तक संदेश चला गया कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित सब लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया आज जान चुकी है, दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि 80% एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उनको कुछ होगा ही नहीं। जो सारा खेल आता है वो 5% लोगों को बचाने का, खास तौर पे वो जिनको कोई और बीमारी है और जो ज़्यादा उम्र के हैं। सरकारों के अस्पताल अभी भी सक्षम नहीं दिखा देते। दिल्ली में केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे अस्पताल, राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल, और उसके अलावा राज्य सरकार के भी अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं। लेकिन आज दिल्ली में भी बहुत सारे मरीज जो है भटकते हुए सुनाई देते हैं। अखबारों में छपती है रिपोर्ट, व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। सरकार ये भी समझा नहीं पा रही है कि सबको एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब घर पे ठीक हो सकते हैं तो एडमिशन की ज़रूरत क्या है? एक फ्लू है, मैंने आपको पता है कि मैंने कम से कम 10-12 डॉक्टर से, विशेषज्ञों से इस मामले पर बातचीत की, और वो सब के सब लोग ये कह रहे हैं कि एक फ्लू है, एक वायरल बुखार है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और अगर मृत्यु की बात लें तो इसके पहले जो वायरस आए हैं दुनिया में और हमारे देश में, जिसमें इबोला, सार्स, मार्स, ये सब जो है, इनमें डेथ रेट जो है 20% तक था। और हमारे यहाँ जो है वो डेथ रेट मुश्किल से, जो कोरोना के बारे में कहते हैं, जो कोमोर्बिड और ज़्यादा उम्र के लोगों को मिला करके बनता है, वो 3.5%। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक को भी जोड़ दें तो 0.1% डेथ रेट बनता है। तो फिर इतना आतंक क्यों फैलाया गया है, और इसको अब भी साफ क्यों नहीं किया जा रहा है? आज भी क्या कारण है कि अभी दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी कि दिल्ली लॉक, उसके पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा को लॉक कर दिया, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद लॉक। आप लॉक करके कोरोना को अब नहीं रोक सकते, एक बात। दूसरी बात कि कई छोटे छोटे देशों ने जो लॉकडाउन करके अपने यहाँ इस संक्रमण को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक दिया, जैसे न्यूजीलैंड का उदाहरण दिया जाता है, उत्तर कोरिया का उदाहरण दिया जाता है। इनकी आबादी क्या है, कितनी बड़ी संख्या है, और इनके रहने का तरीका क्या है? ये अलग अलग कोठियों में रहते हैं। फ्लैट सिस्टम भी ज़्यादातर यूरोपीय देशों में नहीं है, अलग अलग बंगले में रहते हैं। एक मकान से दूसरे मकान के बीच में काफ़ी दूरी है, तो वहाँ पर लोग एक तरह से आइसोलेशन में रहते ही हैं। वहाँ लॉकडाउन में आने जाने काम को अगर छोड़ दें तो वो अलग अलग रहते ही हैं। भारत में ये स्थिति नहीं है। भारत में तो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज ऐसी हैं। मुंबई की एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, वहाँ 15 लाख की आबादी है एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ मिल जाएंगी जिसमें 20,000, 30,000, 50,000 लोग रहते हैं, एक एक कमरे में रहते हैं। एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। पतली पतली सड़कें हैं, सड़क क्या उसको पगडंडी कह सकते हैं। तो वैसे में आप लॉकडाउन करोगे कैसे? मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि अचानक 24 को जब वो लॉकडाउन कर रहे हैं तो ये जो करोड़ों मजदूर जो गांवों से निकल करके शहरों में आकर काम करते हैं, रोज़ दिहाड़ी नहीं करें तो उनका खाना नहीं चल सकता।
वो लोग कैसे रहेंगे? नतीजा पलायन देखना पड़ा। बहुत सारे कष्ट सहे उन्होंने, सिर्फ एक बात मोदी जी के कह देने से कि वो उनके कष्ट से दुखी है, ये दुख खत्म नहीं होता। सरकारों ने दावा किया कि हम सबको खाना देंगे, पानी देंगे, नहीं दे पाए, दे भी नहीं सकते। अगर कोई सरकार कहती है कि हम कई महीनों तक 40 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ लोगों को घर में बैठा करके रोज़ खाना देंगे, उनको राशन देंगे और उनके घर पैसे भेज देंगे, तो वो सरासर झूठ बोलती है। दरअसल वो दे नहीं सकते, वो क्षमता नहीं है। और इसलिए हर देश के हिसाब से अलग नीति बननी चाहिए, पर भारत में अलग नीति नहीं बनी। अब जो घोषणाएं हो रही हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। मोदी जी खुद अब पर्दे के पीछे चले गए हैं। अब मंत्रियों को लाया गया है। आज भी जो घोषणा की गई उसमें वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी और 2 और मंत्री जो हैं वो घोषणा कर रहे थे। जरा देखिए इस घोषणा को भी एक नज़र हम जो है वो डाल लेते हैं। क्या कहा उन्होंने और क्या स्थिति है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि 48% जो एक्सपोर्ट होता है सामान वो जो MSME जो छोटे उद्योग हैं उनमें बनता है। सरकार इनको 20,000 करोड़ देगी। इससे फ़ायदा होगा 2 लाख MSME यूनिट्स को, और देश में हैं कितने? 6 करोड़। यानी 6 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ जो छोटे और लघु उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से जो अकेले रोज़गार करते हैं, जैसे सड़क पे फेरी लगाने वाले, पटरी पर दुकान करके कुछ सामान बेचने वाले, सैलून चलाने वाले, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं उनसे कहा गया कि 10,000 रुपये तक का लोन जो है वो दिया जाएगा। 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। सरकार ने ये बताया नहीं कि कितने इस तरह के लोग हैं, लेकिन ये 6 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा है। ये इनकी संख्या देश में कम से कम 8-10 करोड़ से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। अगर गांव शहर सभी जगह को मिला लें तो अगर 10 करोड़ में 50 लाख को वो दे भी देते हैं तो कितना दे पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो तैयार किया था मोदी जी ने वो फ्लॉप हो गया। मोदी जी ने डॉक्टर्स की सलाह को, जो महामारी विशेषज्ञ हैं उनके सलाह को नहीं माना, और नतीजा ये हुआ कि हम सामाजिक संक्रमण की तरफ बढ़ गए हैं। हम वैसे भी सामाजिक संक्रमण की तरफ जा सकते थे, इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं मानता हूं मैं। लेकिन हमको पहले दिन से ये पता होना चाहिए था कि भारत की जो घनी आबादी है, खासतौर पर शहरों की घनी आबादी है, उसको देखते हुए ये संक्रमण सामाजिक संक्रमण में बदल ही जाएगा। इसको रोका नहीं जा सकता। आज मुंबई में महाराष्ट्र सरकार को लेकर बड़ी बातें की जाती हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा केस आए हैं। सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी जो है वो महाराष्ट्र में है। हमने बताया कि धारावी जो एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, उसमें 15 लाख लोग रहते हैं। आप वहाँ सड़क नहीं है, पगडंडियाँ जाती हैं, और पगडंडियाँ जो हैं वो एक मकान से दूसरे मकान, तीसरे मकान में होते हुए जाती हैं। वो एक पूरा 15 लाख लोगों का परिवार है, एक ही परिवार मानना चाहिए। तो आप कैसे रोक लोगे? इसको रोकना संभव नहीं था। और इसलिए अगर तैयारी इस बात की होगी कि लोग संक्रमित होंगे, लेकिन जो क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होगी उनको उपलब्ध कराया जाएगा, उनको मुहैया कराया जाएगा, और उसकी तैयारी की गई होती, और सिर्फ 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद नहीं, उसके पहले से जनवरी से अगर तैयारी होती, क्योंकि वुहान में जो कुछ हो रहा था उसका जो चरम है वो दिसंबर में सामने आने लगा था, और भारत को उसके हिसाब से नीति बनानी थी, जो कि नहीं बनाया गया। बहरहाल मोदी जी के सामने इस बार ये कोई विकल्प तो है नहीं कि वो पाकिस्तान को दोषी ठहरा दें। ये वायरस पाकिस्तान से आया नहीं है, पाकिस्तान के रास्ते भी नहीं आया है, तो उसको दोषी ठहरा नहीं सकते। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो तबलीगी जमात मिल गए, तो तबलीगियों के नाम पर भारतीय मुसलमानों और तबलीगी जमात के लोगों पर बड़े आक्रमण किए गए कि वही फैला रहे हैं, पर वो भी गलत साबित हुआ। वो सारे तबलीगी ठीक हो गए, चले गए अपने घर, और उसके बाद भी संक्रमण जो है वो फैल रहा है। तो ये भी नहीं चल सकता है। अब जो कुछ सिक्किम में और लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रहा है, उस पर अगर दोषारोपण कर दें
और अपने आप को निकालने की कोशिश करें तो हो सकता है कि लोग फिर से मान लें, लेकिन ये चीज़ें भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। दरअसल ठोस उपाय के साथ भारत सरकार को सामने आना पड़ेगा कि कैसे वो अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। और जो कुछ घोषणाएं हो रही हैं उससे ये नहीं लग रहा है कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जो इस देश के गरीब को समझते हैं, वो कोई अर्थनीति बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और उनके कुछ सलाहकार, कुछ IAS अधिकारी, कुछ रिटायर्ड अधिकारी, वो मिलकर के बना रहे हैं और उससे ये संकट खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप satyhindi.com पर लॉगिन करके अपनी राय भी रख सकते हैं। कृपया शालीन भाषा का इस्तेमाल करें, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, उससे आप कोई बड़े नहीं बन जाते, छोटे हो जाते हैं। उसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमसे जुड़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा मैं कि हमारा जो ये वीडियो है उसके अंत में या हमारे वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन का एक बटन आएगा, उस बटन को दबाएं तो आप हमसे और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।